हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृति के प्रकार के बारे में। तो संस्कृति का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे पहला जो प्रकार दिया था वो आकबर ने दिया था अपनी बुक सोशल चेंज में 1922 में। उन्होंने संस्कृति के दो प्रकार बताए थे, जिसमें पहली आती है भौतिक संस्कृति और दूसरी आती है अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति का मतलब होता है कि उन भौतिक संस्कृति में वो सभी चीज़ें आती हैं जिन्हें मनुष्य ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया है। चाहे वो एक छोटी सी चीज़ से लेकर छोटे एक बर्तन से लेकर इमारत तक, हवाई जहाज़ तक, सब चीज़ें जो चीज़ें इंसान के काम आ रही हैं, चाहे वो मशीनें हों, चाहे वो हथियार हों या कोई भी कपड़े हों, फर्नीचर हों, यानी छोटी से लेकर एक बड़ी चीज़ तक, बड़ी से बड़ी चीज़ तक, वो सब चीज़ें भौतिक संस्कृति में आती हैं जो कि एक इंसान की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। भौतिक संस्कृति जो होती है वो मूर्त होती है, जिसे कि हम आसानी से देख सकते हैं। तो भौतिक संस्कृति में वो सभी चीज़ें शामिल की गई हैं जिन्होंने एक इंसान की ज़रूरतों को किसी न किसी तरीके से पूरा किया है। वो एक बर्तन से लेकर मशीनें, इमारतें और सड़क, पुल वगैरह सभी उसमें आ सकते हैं। फर्नीचर वगैरह जो भी हमारी मेडिसिन से लेकर सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो भौतिक संस्कृति एक मूर्त होती है जिसे कि हम देख सकते हैं, और ये संस्कृति का एक ऐसा प्रकार है जिसमें टाइम के साथ बहुत जल्दी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो जल्दी बदलती रहती हैं। इसलिए भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति के मुकाबले तेज़ी से आगे बढ़ती है। उसमें जो प्रोग्रेस होती है वो अभौतिक संस्कृति के मुकाबले ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं भौतिक संस्कृति की विशेषताओं के बारे में, जिसमें पहले नंबर पे आता है मूर्त। भौतिक संस्कृति में जितनी भी चीज़ों को शामिल किया गया है, एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी, वो सभी मूर्त होती हैं, यानी कि हम उन्हें आसानी से देख सकते हैं। तो इसलिए भौतिक संस्कृति जो है वो मूर्त होती है। सेकंड नंबर पे आता है मापनीय। भौतिक संस्कृति में होने वाली जो वृद्धि होती है वो मापनीय होती है, यानी कि जो चीज़ें हम आसानी से देख सकते हैं, सारी जो इमारतों से लेकर मशीनें, सड़क, पुल वगैरह, जितनी भी चीज़ें, बर्तन, दवाइयाँ वगैरह, जितनी भी चीज़ें भौतिक संस्कृति में आती हैं, ये सारी चीज़ें हम इन्हें माप सकते हैं कि इनमें बढ़ोतरी किस तरह की हो रही है। आए दिन इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो बदलती रहती हैं, इसलिए जो भौतिक संस्कृति है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती रहती है, और इस बढ़ोतरी को हम आसानी से माप सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है सरल। भौतिक संस्कृति जो होती है वो सरल होती है, यानी कि कोई भी इंसान इसे आसानी से यूज़ कर सकता है, समझ सकता है। तो ये किसी के लिए भी ऐसे नहीं होती कि ये हार्ड हो। ये भौतिक संस्कृति को आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। फोर्थ नंबर पे आती है वृद्धि संचयी। भौतिक संस्कृति में चूँकि जैसे जैसे सभ्यता का विकास हो रहा है, इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ रही हैं, बदल रही हैं, तो आए दिन नए नए आविष्कार होते रहते हैं। तो इससे जो भौतिक संस्कृति में होने वाली जो तरक्की है वो बहुत ज़्यादा है अभौतिक के मुकाबले। तो इसलिए इसकी वृद्धि जो है वो संचयी तरीके की है, मतलब इसमें जो चीज़ें बढ़ रही हैं, जो आविष्कार हो रहे हैं, नए नए निर्माण हो रहे हैं, तो उससे जो है इसकी जो वृद्धि है वो संचित तरीके की हो रही है। फिफ्थ नंबर पे आता है ग्रहणशीलता। भौतिक संस्कृति में ग्रहणशीलता का गुण होता है, यानी कि हम किसी दूसरे की कल्चर से अगर कुछ एक्सेप्ट करना चाहें, कुछ लेना चाहें, तो हम आसानी से ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम वेस्टर्न कल्चर से कोई भी आविष्कार या कोई भी मशीनें जो उनके यहाँ बनी हों, हम उन्हें यूज़ करना चाहें तो हम उसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। उनकी किसी तरह के उनकी वेशभूषा से लेकर उनकी मशीनों तक, जो भी चीज़ें हम अपने यहाँ इस्तेमाल करना चाहें, हम उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें एक ग्रहणशीलता का गुण होता है। सिक्स नंबर पे आती है वैकल्पिक। भौतिक संस्कृति जो होती है, चूँकि उसमें इतनी ज़्यादा
इतनी ज़्यादा वैरायटी इंसान के सामने उपलब्ध है कि उसमें एक वैकल्पिक गुण आपको देखने को मिलेगा कि हमारी मर्ज़ी होती है कि हम उनमें से किन चीज़ों को ले सकते हैं और किन्हीं चीज़ों को हम छोड़ सकते हैं जो कि हमारी ज़रूरत की नहीं है। तो इसमें जो है एक वैकल्पिक गुण होता है, विकल्प होते हैं हमारे सामने, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि हम अपने ज़रूरतों के हिसाब से किसी भी चीज़ को चुन सकते हैं और किसी भी चीज़ को छोड़ सकते हैं। 7th नंबर पे आता है परिवर्तनशीलता। भौतिक संस्कृति में जो है आपको चेंजेस अभौतिक के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आए दिन जो इंसान जैसे-जैसे सभ्यता का विकास हो रहा है, लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो बदल रही हैं, लोगों के सोच विचार के तरीके बदल रहे हैं। तो इसी वजह से जो तरक्की है वो भी उसी हिसाब से होती है जिस तरीके की इंसान की रिक्वायरमेंट है। तो जब लोगों की ज़रूरतें बदल रही हैं तो इससे जो आविष्कार होते हैं वो नए-नए होते हैं और पुराने जो चीज़ें हैं उन्हें हटा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि भौतिक संस्कृति में अभौतिक के मुकाबले जो चेंजेज़ आते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सेकंड नंबर पे आती है अभौतिक संस्कृति। तो अभौतिक संस्कृति जो है वो संपूर्ण संस्कृति का वह भाग है जो अमूर्त होता है। यानी हमारी संस्कृति का वो भाग जिसे हम देख नहीं सकते, वो अभौतिक संस्कृति है। इसमें आती है इस प्रकार मनुष्य जिन विभिन्न विश्वासों, विचारों, नियमों, प्रथाओं, परंपराओं और शिष्टाचार के तरीकों में जीवन व्यतीत करता है, वह सभी अभौतिक संस्कृति का निर्माण करते हैं। कि मतलब कि हमें एक छोटी-सी आदत से लेकर कि हमें अपने बड़ों का आदर कैसे करना है, हमें जीवन को कैसे जीना है और हमें अपनी संस्कृति की रक्षा कैसे करनी है, उसे उसमें किस तरीके से नई चीज़ों को जोड़ना है, ये सब चीज़ें अभौतिक संस्कृति में आती हैं जो कि हमें बताती हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है। अभौतिक संस्कृति एक तरह से एक इंसान का जो व्यक्तित्व होता है उसका निर्माण करती है। भौतिक संस्कृति में सब वो चीज़ें आती हैं जो उसकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, लेकिन अभौतिक संस्कृति ही एक इंसान को इंसान बनाती है कि उसे किस तरीके से एक सामाजिक प्राणी बनना है, एक जैविक प्राणी से उसे सामाजिक प्राणी में बदलती है। हमारे विश्वास, विचार, प्रथाएँ, परंपराएँ, शिष्टाचार के तरीके, हमारी आदतें कैसी होनी चाहिए, सभी चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है, ये सभी चीज़ें हमें अभौतिक संस्कृति सिखाती है। और ये संस्कृति का एक ऐसा पार्ट है जिसमें एक लंबे टाइम के बाद ही आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। भौतिक संस्कृति में जहाँ बहुत तेज़ी से परिवर्तन होते हैं, वहीं अभौतिक संस्कृति में जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत धीरे-धीरे होते हैं। एक लंबे टाइम के बाद आपको उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। हालाँकि जैसे-जैसे जो सभ्यता का विकास हो रहा है, मतलब जैसे-जैसे लोगों में जैसे-जैसे तरक्की हो रही है, लोगों के सोच समझने की जो क्षमताएँ हैं वो बढ़ रही हैं, लोग अलग ढंग से विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इससे जो अभौतिक संस्कृति है उसमें भी एक चेंजेस देखने को आपको मिल सकता है, जिसमें कि नए-नए जो सब्जेक्ट हैं वो बन रहे हैं, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, कानून शास्त्र, ये सब चीज़ें ये बताती हैं कि जो इंसान की जो समझ है वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, बहुत ज़्यादा वो जटिल हो गया है। पहले जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा सिंपल थे, सरल एकदम, उनकी जो सोच विचार थे वो सरल तरीके के थे, सिंपल थे। लेकिन अब जो जिस तरह की लाइफ है, लोगों के सोच विचार हैं, जिस तरह वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, और तो उससे जो अभौतिक संस्कृति है उसमें जो परंपराएं और विचार जो शामिल हैं उनमें भी आपको चेंजेस धीरे-धीरे देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो जैसे-जैसे सभ्यता का विकास होता है, जैसे-जैसे तरक्की होती है, वैसे-वैसे इंसान के भी एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, जहाँ की जो सरल चीज़ें हैं, जो सिंपल चीज़ें हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। तो अभौतिक संस्कृति में वो सभी चीज़ें आती हैं जो कि एक इंसान को सही मायनों में एक इंसान बनाती हैं, उसे एक सामाजिक प्राणी बनाती हैं और साथ ही उसे ये बताती हैं कि उसे कहाँ, कब और कैसा व्यवहार करना है, उसे अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है और उसे अपनी संस्कृति की रक्षा कैसे करनी है। तो इसमें सभी तरह के परंपराएँ, प्रथाएँ और विचार, कर्मकांड वगैरह आ जाते हैं।
अब बात करते हैं अभौतिक संस्कृति की विशेषताओं के बारे में, जिसमें पहले नंबर पे आता है अमूर्त। चूँकि जो अभौतिक संस्कृति है उसमें जिन चीज़ों को शामिल किया गया है, यानी हमारे विश्वास, विचार, हमारी परंपराएँ, तो वो सभी हम उन्हें देख नहीं सकते, सिर्फ़ हम उन्हें फ़ॉलो करते हैं, तो ये एक तरह से अमूर्त संस्कृति कहलाएगी, यानी कि हम उसे देख नहीं सकते। सेकंड नंबर पे आता है स्पष्ट माप। जो अभौतिक संस्कृति है उसमें जिन चीज़ों से बनी है उनकी हम माप नहीं कर सकते। हम अपने ज्ञान, विश्वास, विचारों को हम माप कर नहीं बता सकते कि वो कितने ज़्यादा हैं और कितने कम। थर्ड नंबर पे आता है जटिल। अभौतिक संस्कृति जो है वो भौतिक के मुकाबले जटिल है, क्योंकि हम इसे किसी की संस्कृति को ये नहीं कह सकते, किसी की परंपराओं को ये नहीं कह सकते कि उसके मुकाबले हमारी संस्कृति या हमारी परंपराएं श्रेष्ठ हैं या उसकी नीच हैं। तो हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि एक जटिल संस्कृति है, क्योंकि हम किसी भी विचार को या किसी की संस्कृति को, किसी की परंपरा को अपने से कमतर या ज़्यादा नहीं माप सकते, नहीं आँक सकते। फोर्थ नंबर पे आता है निश्चित दिशा। अभौतिक संस्कृति की एक निश्चित दिशा नहीं होती। चूँकि एक संस्कृति जो है, अभौतिक संस्कृति में ये होता है कि कई बार ये बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ती है और कई बार ये ठहर जाती है, कई बार ये पीछे भी लौट सकती हैं। जो हमारी जो सोसाइटी है वहाँ किस तरह के लोग रहते हैं, वो अपनी परंपराओं को कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो इससे जो अभौतिक संस्कृति है उसकी जो प्रोग्रेस है इस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो कई बार अभौतिक संस्कृति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है और कई बार वो ठहर जाती है और कई बार वो पीछे की तरफ लौट जाती है। फिफ्थ नंबर पे आता है विशुद्ध रूप में ग्रहण नहीं। अभौतिक संस्कृति में को हम किसी दूसरे की संस्कृति को हम पूरी तरीके विशुद्ध रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। मतलब कि अगर हम किसी वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहें तो कहीं न कहीं हम उसे एक प्योरिटी के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे जो अपने जो ज्ञान है, हमारा जो अपने यकीन है, हमारी जो परंपराएँ हैं वो उसमें शामिल हो जाएँगी। ना कि हम उसे एक प्योरिटी के साथ या एक विशुद्ध रूप में हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते, उसमें हमारी संस्कृति भी मिक्स हो जाएगी। सिक्स्थ नंबर पे आता है बाध्यता का गुण। अभौतिक संस्कृति वैकल्पिक नहीं होती, जैसे कि भौतिक होती है कि वहाँ तो हम अपने ज़रूरत के हिसाब से कोई भी चीज़ चूज़ कर सकते हैं और जो हमारी ज़रूरत की नहीं है उसे छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जो अभौतिक संस्कृति होती है उसमें बाध्यता का गुण होता है, यानी कि हमें अपनी संस्कृति के वो तरीके जो कि हमें एक सही तरीके से ज़िंदगी जीना सिखाते हैं, हमारे धर्म से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड जो प्रथाएँ, परंपराएँ हमें उन्हें एक्सेप्ट करना होता है। भले ही हम उन्हें ज़्यादा ना मान रहे हों, लेकिन हम जितना भी मानते हैं लेकिन हमें उन्हें एक्सेप्ट करना ही होता है। तो अभौतिक संस्कृति जो होती है उसमें एक बाध्यता का गुण होता है। हम उसे विकल्प के तौर पर नहीं ले सकते। सेवंथ नंबर पे आती है अधिक स्थायी। अभौतिक संस्कृति जो होती है वो भौतिक के मुकाबले ज़्यादा स्थायी होती है। चाहे लोगों की ज़रूरतें बदल रही हों, चाहे उनके विचार विश्वासों में कितना भी चेंज आ रहा हो, लेकिन अभौतिक संस्कृति में एक लंबे टाइम तक आपको ज़्यादा परिवर्तन दिखाई नहीं देते। 8th नंबर पे आता है धीरे धीरे विकास। अभौतिक संस्कृति का विकास भौतिक के मुकाबले धीरे होता है। जब कोई विचार या कोई परंपरा एक लंबे टाइम तक या कई पीढ़ियों तक एक अनुभवी या एक उपयोगी मानी जाने लगती है, कोई विचार या तरीका जब उसे कई पीढ़ियाँ एक्सेप्ट कर लेती हैं या उसे उपयोगी समझती हैं, तभी वो एक हमारी अभौतिक संस्कृति का या हमारी परंपरा का हिस्सा बनता है। तो अभौतिक संस्कृति में जो विकास होता है वो धीरे धीरे होता है, ना कि भौतिक के मुकाबले भौतिक में जैसे होता है उससे बहुत धीरे। 9th नंबर पे आता है आत्मिक। अभौतिक संस्कृति जो होती है वो आत्मिक तरीके की होती है।
एक समूह के सदस्य या एक समाज के सदस्य इसके हिसाब से व्यवहार करना अपना नैतिक दायित्व समझते हैं, ना कि हम इसे एक वैकल्पिक संस्कृति के तौर पर ले सकते हैं कि भले ही हम उसे थोड़ा एक्सेप्ट करें, लेकिन हमें उसे एक्सेप्ट करना होता है। यानी कि हम जितना भी कुछ भी अपनी संस्कृति से एक्सेप्ट करते हैं, कुछ भी मानते हैं, तो हम उसे दिल से मानते हैं। तो अभौतिक संस्कृति जो है वो आत्मिक तरीके की होती है। अब बात करते हैं संस्कृति के अन्य प्रकार के बारे में, जो कि दूसरे समाजशास्त्रियों ने दिए हैं। क्रोबर ने 2 प्रकार बताए हैं, जिसमें क्षेत्रीय संस्कृति और दूसरी आती है सार्वभौमिक संस्कृति। क्षेत्रीय संस्कृति होती है कि जो एक क्षेत्र तक ही सीमित हो, एक पर्टिकुलर क्षेत्र की संस्कृति। सेकंड नंबर पे आती है सार्वभौमिक संस्कृति। सार्वभौमिक संस्कृति यानी कि जो एक सार्वभौमिक तौर पर हो, यानी सब जगह एक जैसी हो। फिर आती है ब्रिस्टिड। ब्रिस्टिड ने 4 प्रकार बताए संस्कृति के। पहला विचार, दूसरा व्यवहार, तीसरा आदर्श नियम और चौथा भौतिक पदार्थ। ये इन्होंने संस्कृति के 4 प्रकार बताए, यानी जिस संस्कृति इन चीज़ों से बनती है, हमारे विचारों से, कि जिस तरह के हमारे विचार हैं, व्यवहार के तरीके, आदर्श नियम, जिनके हिसाब से आदर्श नियम वो होते हैं कि जिनके हिसाब से हमें चलना होता है, जिनके तरह हमें व्यवहार करना होता है, और भौतिक पदार्थ में वो सब चीज़ें आती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और जो कि इंसान की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। अब आती है क्लोवार्ड और ओलिन ने संस्कृति के 3 प्रकार बताए, जिसमें अपराधी उपसंस्कृति, संघर्ष उपसंस्कृति और पिछड़ी उपसंस्कृति। अपराधी उपसंस्कृति की अपराधी लोगों के जो विचार होते हैं, उनकी आदतें होती हैं, वो आम लोगों से कितनी अलग होती हैं। संघर्ष उपसंस्कृति की कुछ लोगों में संघर्ष के तत्व आपको देखने को मिलते हैं। वो लोग किसी भी चीज़ के खिलाफ जो है खड़े हो सकते हैं, तो उनमें संघर्ष के तत्व आपको देखने को मिलते हैं। उनकी संस्कृति उसी तरह की होती है। पिछड़ी उपसंस्कृति यानी जिसमें एक लंबे टाइम तक कोई भी खास परिवर्तन ना हुए हों और उसके जो विचार और व्यवहार के तरीके हों पुराने पड़ गए हों। तो संस्कृति के हालांकि और भी प्रकार हो सकते हैं, लेकिन जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो आगबर्न का है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति वाला। अक्सर एग्ज़ाम में उसी प्रकार को पूछा जाता है कि आगबर्न ने संस्कृति के कितने प्रकार बताए। आप इन्हें भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो भौतिक और अभौतिक संस्कृति जो आगबर्न ने बताई है वो है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।